हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो DECE के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में मैं DECE 2 का जो जून 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, तो वो जो पेपर है उसके आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें प्रश्न 1, 2 और 3 के आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बचे हुए प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहले का क्या, स्वास्थ्य और बीमारी का अनुक्रम का वर्णन कीजिए। यानी कि हमें स्वास्थ्य और जो बीमारी है उसका अनुक्रम बताना है कि यानी ये एक दूसरे पे किस तरह से संबंधित होते हैं, या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि स्वास्थ्य व बीमारी का स्पेक्ट्रम क्या है। दोनों के आंसर एक ही होंगे, यानी अनुक्रम और स्पेक्ट्रम एक ही मीनिंग है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि अधिकतर लोग सकारात्मक स्वास्थ्य को आदर्श स्थिति के स्थान पर एक जैविक रूप में सामान्य स्थिति के रूप में देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि बाहर से जैसे हमें कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसके अंदर शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि हो सकता है उसे कोई आंतरिक बीमारी हो जो हमें दिखाई नहीं दे रही हो सकता है शायद उसे अंदर से कोई समस्या हो। तो स्वास्थ्य और बीमारी का अनुक्रम या स्पेक्ट्रम की संकल्पना ये हमें यह बताती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य स्थायी नहीं रहता है, बल्कि उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि जो आज स्वस्थ दिखाई दे रहा है कल वो अस्वस्थ हो सकता है, या आज किसी को एक बीमारी है तो कल वो बीमारी उसकी ठीक हो सकती है। क्योंकि पूरी तरह से स्वस्थ होने से और बीमारी तक आने में, या फिर बीमार हो गया तो फिर उसे स्वस्थ होने में व्यक्ति को क्या थोड़ा टाइम लगता है। इसमें स्वास्थ्य के कई स्तर हो सकते हैं जो कि स्वास्थ्य व बीमारी का अनुक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाते हैं, जो कि इस तरह से होते हैं। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य व बीमारी का एक स्तर है। एक पहला है सकारात्मक स्वास्थ्य, यानी कि जो मानसिक और शारीरिक सारे रोगों से मुक्त होता है, तब जाके सकारात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और लास्ट में जो बीमारी है वो गंभीर बीमारी पे जाके रुक रही है। तो इसके बीच में देखिए कितने स्तर आते हैं। सकारात्मक स्वास्थ्य के बाद बेहतर स्वास्थ्य होगा, फिर उसके बाद शरीर में रहेगा कोई रोग नहीं है, फिर रोग है पर उसके लक्षण दृष्टिगत नहीं है, अल्प बीमारी का बारे में हमें क्या पता चल गया कि हमें कुछ छोटी मोटी बीमारी, फिर उसके बाद पता चलता है गंभीर बीमारी है। तो सकारात्मक स्वास्थ्य से लेकर गंभीर बीमारी तक पहुंचने पे जो ये एक स्तर है, ये स्वास्थ्य व बीमारी का अनुक्रम कहलाते हैं। तो इस अनुक्रम के एक सिरे पे, यानी पहले सिरे पे देखिए सकारात्मक स्वास्थ्य है और दूसरे पे गंभीर रोग की स्थिति है। और ये जो अनुक्रम है स्वास्थ्य व बीमारी का, ये WHO ने बताया है। WHO के द्वारा वर्णित जो सकारात्मक स्वास्थ्य और गंभीर रोग है वो इसके अंदर बताया गया है। अच्छे स्वास्थ्य से अस्वस्थता की ओर परिवर्तन धीरे धीरे अचानक से भी हो सकता है। इसी तरह बीमारी के बाद भी अगर व्यक्ति को कोई बीमार है तो उसे स्वस्थ होने में क्या थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि स्वास्थ्य एक बार में व स्थायी रूप से प्राप्त होने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि क्या इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यानी एक सापेक्षिक संकल्पना है कि व्यक्ति आज स्वस्थ है तो कल अस्वस्थ हो सकता है, और कल अस्वस्थ आज व्यक्ति जो हमें बीमार दिखाई दे रहा है हो सकता है कल वो ठीक हो जाए। तो यही स्वास्थ्य व बीमारी का अनुक्रम है। नेक्स्ट हमारा पहले का ख है। उदाहरण देते हुए बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में हमसे पूछा गया है। तो बच्चे के जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न जो कारक होते हैं वो जैसे आनुवंशिकता हो गई, परिवेश हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सारे के सारे जो स्तर हैं ये बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं कारक। तो हम इसमें आंसर इस तरह से लिखेंगे कि बच्चे के स्वास्थ्य को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इन कारकों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग हो गया आनुवंशिकता और दूसरा हो गया पर्यावरणीय कारक, यानी कि परिवेश संबंधी कारक। तो पहले हम आनुवंशिकता के बारे में जानेंगे। आनुवंशिकता क्या है? बच्चे के स्वास्थ्य को, जो बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है उसके स्वास्थ्य को, या फिर उसके जो शारीरिक या मानसिक विशेषताएं होती हैं उन सबको आनुवंशिक जो कारक होते हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं। यानी कि उन आनुवंशिक कारकों का बड़ा योगदान होता है उनको प्रभावित करने में। क्योंकि बच्चों में आनुवंशिक गुण जीन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं। जो माता पिता के गुणसूत्र होते हैं ना, जीन्स, उनके द्वारा निर्धारित होते हैं, और जो कि क्या बच्चे में गर्भावस्था में निर्धारित हो जाते हैं, और वो बाद में चेंज उनमें नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों में अनेक रोग जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफोलिया हो गया, ये सारे के सारे वंशानुगत रोग होते हैं। यानी कि ये बच्चे को गर्भ के समय बच्चे में आ जाते हैं। मनुष्य में जीन्स के द्वारा होने वाली आनुवंशिक जो बीमारियां होती है लगभग 1800 से भी ज़्यादा पाई गई हैं, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करती रहते हैं। इन बीमारियों के अलावा कुछ शारीरिक विशेषताएं भी होती हैं जो कि वंशानुगत होती हैं।
तो ये बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक कारक थे। नेक्स्ट हो गया पर्यावरण व परिवेश या फिर जीवन शैली। मनुष्य के जीवन में जो पर्यावरण है वो बाह्य पर्यावरण व जो आंतरिक पर्यावरण है दो प्रकार से प्रभावित करता है मनुष्य जीवन को। तो आंतरिक पर्यावरण में शरीर के जो कोशिका हो गई, शरीर के प्रत्येक अंग, शरीर शारीरिक तंत्र, इसके सह अस्तित्व के लिए जो भी क्रियाएं शरीर के अंदर हो रही हैं वो सारी की सारी आंतरिक पर्यावरण के अंदर आती हैं। तो इनके अंतर्गत होने वाले जैव रासायनिक क्रियाएं व संतुलन होते हैं वो आंतरिक पर्यावरण हो गया। और ये बच्चे के शरीर को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर हो रही होती है क्रियाएं, हमें दिखाई नहीं देती हैं। और जो बाह्य पर्यावरण होता है ये जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, हमारे सामने जो घटित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो गया, मौसम हो गया, ये इसका प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पे पड़ता है। अर्थात यदि जो पर्यावरण होता है वो अनुकूल हो तो जो बच्चा या फिर व्यक्ति है अपने समस्त शारीरिक मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके स्वस्थ रह सकता है। यानी कि पर्यावरण अनुकूल होना जरूरी है, चाहे वो आंतरिक पर्यावरण हो या फिर बाह्य पर्यावरण हो। नेक्स्ट बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है सामाजिक आर्थिक परिस्थिति व जीवन शैली। जीवन शैली का मतलब हो गया कि रहन सहन का जो तरीका है, व्यक्ति की जीवन यापन करने के तरीके, जैसे सामाजिक मूल्य, विचारधारा, मनोवृत्तियाँ, व्यवहार, ये सारी की सारी परिस्थितियाँ। उचित जीवन शैली अपनाकर बच्चों में अस्वस्थता को रोका जा सकता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि जीवन शैली बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। जीवन शैली के साथ ही जो सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं वो भी संबंधित होती हैं, ये भी बच्चे के विकास को या स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जैसे अनेक जो विकसित देश हैं उनमें आर्थिक प्रगति व समृद्धि के कारण अनेक बीमारियों पर काबू किया जा सकता है। जो बीमारियां पहले क्या कहते हैं कि पहले हम कई बीमारियों का ऐसे सुनते थे कोई इलाज नहीं है, लेकिन अभी वो इलाज ढूंढ लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही क्या होता है कि जैसे किसी के पास ज़्यादा धन आ गया, वैभव आ गया, उसके कारण क्या शारीरिक गतिविधियाँ कम हो जाती हैं, वो लोग संपन्नता में रहने लग जाते हैं, तो उसके कारण शरीर में और भी नुकसान होने लग जाते हैं, मोटापा आ जाता है, तो उससे संबंधित बीमारियां आने लग जाती है। तो ये भी एक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक हो गया आर्थिक स्थिति। और जो विकासशील देश होते हैं उनमें हमारे रहन सहन में क्या अस्वच्छता होती है, अपर्याप्त आवास, स्वच्छ पेयजल की कमी, हमारा जो पोषण का जो स्तर होता है, पोषणात्मक स्तर, वो निम्न होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गलत रीति रिवाज जो प्रचलित हो रहे हों या फिर गरीबी हो, ये सब बच्चे के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि रीति रिवाज का एक एग्जाम्पल है कि बच्चों को पूरक आहार देने में देरी करते हैं कि बच्चों को ये नहीं खिलाना चाहिए छोटे बच्चों को, लेकिन 6 महीने के बाद क्या बच्चों को पूरक पोषण देना शुरू कर देना चाहिए। तो इस कारण से अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे को अनेक संक्रमण व पोषण संबंधी बीमारियां हो सकती हैं बच्चे को। तो ये भी एक बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट है कि शिक्षा व व्यवसाय, यानी कि ये भी एक कारक है। ये आर्थिक कारक बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं, उसी तरह से जो शिक्षा व व्यवसाय हैं ये भी बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे जहाँ निरक्षरता होगी वहाँ पे निर्धनता, कुपोषण, अस्वस्थता होती है, जिससे कि जो कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा निरक्षरता को कम करके बच्चे या फिर जो बड़े हैं उनके स्वास्थ्य को उच्च दर पे पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति के पास अच्छा व्यवसाय है या उसके पास बेरोजगार है वो व्यक्ति, उसके पास रोजगार नहीं है, तो दोनों स्थितियां उसके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं, उनके रहन सहन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं भी बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य सेवाओं में रोगों से रोकथाम, व्यक्ति व समुदाय को चिकित्सा, ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं बच्चे की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। ये भी बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है जो कि इनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो लगभग सभी देशों में या सभी राज्यों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए या फिर स्वास्थ्य के लक्ष्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी संचालन किया जाता है। तो ये कुछ बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे। ये आपसे अगर इस तरह से पूछा जाए कि बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक या फिर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक या फिर स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, किसी भी तरह से पूछा जाए उसका आंसर सेम यही रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 का क्या, संतुलित आहार व खाद्य वर्गों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए बताइए। यानी कि हमें संतुलित आहार और
खाद्य वर्ग के बारे में बताना है। संतुलित आहार क्या है, पहले हम ये लिखेंगे। संतुलित आहार वो भोजन होता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व समानुपात में होते हैं जो कि खनिज, लवण, कैलोरी, विटामिन, प्रोटीन या अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। शरीर को इन पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने के साथ कुछ अन्य पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं, तो वो होता है संतुलित आहार। ताकि क्या है, हमारा जो शरीर है उसमें कभी अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिले। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम से भोजन ना करें या हमारे भोजन में वो पोषक तत्व ना हो, तो हम पहले वो संतुलित आहार में वो पोषक तत्व इतने एक्स्ट्रा ले चुके होते हैं कि उस टाइम अगर हमें हमारे शरीर को नहीं मिल रहे तो हमारे शरीर में जो इकट्ठे हैं वो पोषक तत्व वो यूजफुल हो सकते हैं। यानी कि शरीर में इन पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा कर सके व कुछ अन्य पोषक तत्व भी प्रदान कर सके ताकि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में इनकी आवश्यकता पूरी हो सके। संतुलित आहार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी कि इसकी विशेषता क्या क्या है। संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो शामिल होते हैं। संतुलित आहार शरीर की पोषक तत्व जो शरीर को जरूरत है उनको पूरा करता है। अपर्याप्त मात्रा में जब भोजन मिलता है तो उस अवधि में संतुलित आहार अतिरिक्त पोषक तत्व जो होता है हमारे शरीर को प्रदान करता है। अभी जो संतुलित आहार है उसका एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि इडली सांभर। ये क्या है, ऐसा भोजन है इसमें तीनों खाद्य वर्ग के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो शामिल होते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अभी हमें नेक्स्ट खाद्य वर्ग के बारे में लिखना है। हमारे भोजन में कई बार ऐसे खाद्य पदार्थ ले लेते हैं हम कि क्या है वो एक ही पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हम सोच रहे होते हैं हमने ये भी ले लिया ये भी ले लिया तो हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कई बार ऐसे पदार्थ ले लेते हैं कि जो सारे के सारे एक ही पोषक तत्व दे रहे हो, जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, फिर मांसाहारी भोजन, ये सारे हम लेंगे और उससे हमें सिर्फ प्रोटीन मिलता है। इसलिए हम इनका सेवन साथ साथ करते हैं तो शरीर में क्या है किसी एक चीज़ की तो कमी हो जाएगी और जो जैसे प्रोटीन है उसको उसकी अधिकता हो जाएगी, यानी अतिव्याप्ति हो जाती है। तो इससे बचने के लिए खाद्य पदार्थों को खाद्य वर्गों में बांटा गया है जो कि भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्यों के ऊपर आधारित है। ये खाद्य वर्ग 3 भागों में बांटा गया है, वर्ग 1, 2 और 3। तो पहला वर्ग है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। ये जो ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं ये कार्बोज की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अनाज हो गया, जड़ और कंदमूल हो गया। कार्बोज की प्रचुरता वाले अन्य खाद्य पदार्थ हो गए चीनी व गुड़। नेक्स्ट वसा की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि वसा, घी, तेल, ये के सारे कार्बोज व वसा प्रदान करते हैं, यानी कि ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ है जो पहले वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अनाज में कार्बोज के अलावा कुछ मात्रा में प्रोटीन, विटामिन व खनिज मिलते हैं और घी, तेल में थोड़ी वसा के साथ अन्य वसा विलय विटामिन भी मिल जाते हैं। तो ये हमारा पहला वर्ग हो गया ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। दूसरा वर्ग है हमारा शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ। इसमें प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ आते हैं, जैसे कि दूध व दूध से बने हुए पदार्थ, मांस व मांस से बने हुए खाद्य पदार्थ, अंडे, दाल, गिरीदार फल, तिलहन, मछली, ये सारे के सारे प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं शारीरिक वृद्धि में, इसलिए ये सहायता करते हैं। और थोड़ी बहुत मात्रा में अन्य पोषक तत्व भी दे देते हैं, जैसे गिरीदार फल व तिलहन होते हैं प्रोटीन के अलावा हमें वसा भी प्रदान कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा खाद्य वर्ग आएगा रोगों से बचाव व शरीर क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य पदार्थ। इस वर्ग में खाद्य पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से खनिज, लवण व विटामिन से भरपूर होते हैं और शरीर को क्या, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये इसके अंतर्गत क्या है, फल, पीले व नारंगी रंग के फल हो गए, आम में पपीता, सिट्रस फल होते हैं यानी खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसमी, अन्य फल जैसे केला, आलू बुखारा, ये सारे के सारे हमें रोगों से बचाव के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर सब्जियां आती हैं, ये हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, पीले व नारंगी रंग की जो सब्जियां होती हैं, गाजर व सीताफल। और इसके अंतर्गत अन्य सब्जियां कौन कौन सी आती है, भिंडी, बैंगन, गोभी व पत्ता गोभी, ये भी हमारे तीसरे खाद्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। ये खाद्य पदार्थ जो पीले व नारंगी रंग के होते हैं, ये फल व सब्जियां जो होती हैं, पत्तेदार सब्जियां, ये सिट्रस फल जो होते हैं, ये जो बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन सी, खनिज लवण के स्रोत होते हैं। इन खाद्य वर्गों का प्रयोग करके हम संतुलित आहार नियोजन कर सकते हैं। अभी इसी के आधार पर दूसरे का पूछा गया कि संतुलित आहार बनाने में खाद्य वर्ग की संकल्पना का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। संतुलित आहार
वह आहार है जिसमें कि क्या है, हमने ऊपर पढ़ा था कि तीनों खाद्य वर्ग के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, यानी कि हमें सारे पोषक तत्व मिलते हैं उससे। तो संतुलित आहार की जब हम योजना बनाएंगे तो हमें क्या देखना है कि हम 1 समय की बनाएं या 2 समय की, 3 समय की। हमें इस तरह से करना कि हम एक समय भी अगर खाद्य अच्छे से खाद्य जो आहार योजना बनाएंगे तो भी हमें तीनों जो वो खाद्य वर्ग हैं उनको उसके अंदर शामिल कर लेंगे, तो हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो संतुलित आहार की योजना बनाते समय हम दिन में प्रत्येक आहार को संतुलित बना सकते हैं। अगर हम तीनों खाद्य पदार्थों के जो खाद्य वर्ग हैं उनके पदार्थों को भोजन में शामिल करेंगे तो आहार जो संतुलित आहार नियोजन है उसकी योजना बनाने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि हम पहले देखेंगे कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं, वो कौन से खाद्य वर्ग में होते हैं। यानी पहला ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि चावल और घी हो गया। इसके अलावा आटा, घी, चीनी, आलू भी हो गया। हम ये भी ले सकते हैं और पहले विकल्प वाला भी ले सकते हैं। शारीरिक वृद्धि में सहायक जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके लिए हम राजमा ले लेंगे या फिर मूंग दाल व दूध ले सकते हैं। रोगों से बचाव व शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं तीसरे वर्ग के, उसमें प्याज, टमाटर, फली हो गई या गाजर, प्याज, टमाटर, मटर हो गया। यानी हम कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं और आराम से तीनों खाद्य वर्गों का प्रयोग करके संतुलित आहार योजना बना सकते हैं। इसके आधार पर हम एक योजना बनाएंगे तो उसके लिए हम कौन सा व्यंजन चुनेंगे ये हम बना सकते हैं कि हमारी मर्जी है हम किस तरह से इनका इस्तेमाल करके एक संतुलित आहार योजना बनाएं। जैसे इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं तो हम कोई सा भी एक विकल्प अगर खाने में लेंगे तो भी हमें संतुलित आहार प्राप्त होगा। तो पहला विकल्प है, इसमें हम क्या बनाएंगे व्यंजन, राजमा चावल बनाया हमने, फली की सूखी सब्जी बनाई। तो उसके लिए सामग्री हमने राजमा चावल ले लिए, राजमा ले लिए, प्याज, घी, तेल, टमाटर और फली की सारी चीज़ें हमें हमारे तीनों खाद्य वर्ग से शामिल है और हमारे लिए एक व्यंजन बन जाएगा राजमा चावल और फली की सूखी सब्जी। तो इससे हमारा क्या संतुलित आहार बन सकता है। दूसरे विकल्प के रूप में भी हम देख सकते हैं कि दाल रोटी बना सकते हैं और गाजर आलू की जो सूखी सब्जी और मीठा दही दे सकते हैं। इसमें देखिए आटा, मूंग दाल, प्याज, टमाटर, घी, आलू हो गया, गाजर, तेल, दही, चीनी, ये सारे के सारे तीनों खाद्य वर्गों से लिए गए खाद्य पदार्थ हैं। तो अगर हम ये वाला विकल्प चुनेंगे तो भी हम संतुलित आहार किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम संतुलित आहार बनाने में खाद्य वर्गों की संकल्पना का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि जो सभी पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में चले जाएं, उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। तो ये प्रश्न संख्या 2 हो गई। प्रश्न संख्या 3 का क्या है, स्तन्य काल के दौरान किन पोषक तत्वों की जरूरत ज़्यादा पड़ती है महिला को, तो वो हमें बताना है। बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार माना जाता है, इसलिए स्तनपान कराने वाली जो माँ होती है उन्हें खुद के जो आहार है उसका भी उतना ही ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि माँ के दूध के द्वारा क्या सारे पोषक तत्व बच्चे में दूध के द्वारा बच्चे में जाते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो माँ के शरीर से तो उन पोषक तत्वों का क्षय हो रहा होगा, तो माँ को भी उनकी ज़रूरत होती है। तो एक स्तनपान कराने वाली महिला को सामान्य महिला की तुलना में अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। जो 0 से 6 महीने के जो शिशु को दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उनको पोषक तत्वों के अपेक्षाकृत ज़्यादा थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद जो 6 से 12 माह के बच्चे होते हैं उस टाइम बच्चों का क्या दूध पीना थोड़ा, बच्चे ऊपरी आहार भी लेना शुरू कर देते हैं तो बच्चे दूध भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ी सी उनकी मात्रा कम कर देनी चाहिए महिलाओं के, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं उनके आहार में। तो ICMR द्वारा स्तन्य काल के लिए एक पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा सुझाई गई है। उनके अनुसार स्तनपान कराने वाली महिला को जो पोषक तत्वों की जरूरत ज़्यादा पड़ती है ना, वो निम्नलिखित है। पहला है ऊर्जा। ऊर्जा दुग्ध स्त्राव के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। एक स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है उसको शुरू के 6 महीनों में 550 एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है और बाद के 6 महीनों में 400 अतिरिक्त कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसे अनाज, दाल, दूध, घी, गिरीदार फलों से प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की। स्तन्य काल में प्रोटीन की आवश्यकता सामान्य से अधिक होती है, इसलिए पर्याप्त प्रोटीन के लिए जो महिला है उसके भोजन में दूध, दूध से बने पदार्थ, मिश्रित दाल, अनाज, मूंगफली, अंडा, मछली, मांस, इन सबको भरपूर मात्रा में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट, स्तन्य काल में महिला को कैल्शियम व फास्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस समय जब बच्चे को दूध पिलाती है माँ, तो माँ को भी अपने आहार में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा
बढ़ानी चाहिए, यानी कि ज़्यादा लेनी चाहिए। इसके लिए स्त्री को गर्भावस्था से ही कैल्शियम का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। इसके लिए जो दूध है या दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ लेने चाहिए ताकि दूध में कैल्शियम की कमी ना हो। वैसे अगर कैल्शियम की कमी माँ के दूध में हो जाती है तो भी दूध में कमी नहीं होती है, क्योंकि बच्चा जो दूध पिएगा ना उसमें कमी नहीं होगी, बच्चे में कमी नहीं होगी, क्योंकि जो माँ की हड्डियाँ व दांत हैं उनका जो कैल्शियम होता है वो दूध के साथ स्त्रावित होकर बच्चे को मिल जाता है। लेकिन इससे क्या बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन माँ को नुकसान होता है। माँ की हड्डियाँ व दांत होते हैं ना वो कमज़ोर हो जाता है और उसका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए उनको पहले से ही क्या अपने खुद के भोजन में ही कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा उचित मात्रा रूप में लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आयरन या लोहा। माँ को स्तन्य काल में अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में जो खाद्य पदार्थ होते हैं लोहे से भरपूर वो लेने चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, चोकर सहित जो आटा होता है उनका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन भी स्तन्यकाल के दौरान शरीर को उसकी आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से विटामिन चाहिए? विटामिन ए व बी वर्ग के विटामिन और सी विटामिन। तो ए विटामिन होता है माँ के दूध में विटामिन ए स्रावित होता है, इसलिए इसकी मात्रा माँ को अधिक लेनी चाहिए ताकि माँ व बच्चे दोनों में इसकी कमी ना हो, क्योंकि इसकी कमी अगर होगी तो बच्चे में नेत्र संबंधी रोग हो सकते हैं। इसलिए स्तन्य काल में इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हरे व गहरे पीले रंग की सब्जियां व फल लेने चाहिए। अंडा, मछली, इन सब का माँ को सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट बी वर्ग के विटामिन। स्तन्य काल के दौरान B12 या फिर जो B2 वर्ग होता है उसके भी माँ को उन विटामिन की भी ज़रूरत बढ़ जाती है। और जो ये विटामिन्स होते हैं उनकी आवश्यकता कैलोरी के अनुपात में बढ़ जाती है, यानी कि जितनी कैलोरी चाहिए उतनी ही विटामिन जो बी होता है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। स्तन्य काल में विटामिन सी की मात्रा सामान्य से लगभग 2 गुनी हो जाती है। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन 40 mg के बराबर विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऐसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी की भरपूर खाद्य सामग्री आहार में शामिल करनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया तीसरे का है खाद्य स्रोत बताने हमें। ये जो माँ जो स्तनपान कराने वाली माता है उनको जो भी हम जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसके खाद्य पदार्थ हमें 2 बताने हैं। तो पहला है ऊर्जा के लिए अनाज ले सकते हैं, दालें, गिरीदार फल हो गया। प्रोटीन के लिए दूध, अंडा, दालें हो गए। कैल्शियम और फास्फोरस के लिए क्या ले सकते हैं? दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थ। आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, चोकरयुक्त आटा। विटामिन के लिए गहरे पीले व हरे रंग के फल व सब्जियां, मछली, अंडा आदि जो स्तनपान कराने वाली माता होती है वो ले सकती है। नेक्स्ट तीसरे का गया है गर्भावस्था के दौरान कुपोषण का माँ और बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। कुपोषण गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला को अधिक कमजोर कर देता है, साथ ही बच्चे पर भी बच्चा होता है ना उसके ऊपर भी और माँ के ऊपर भी दोनों पे जो कुपोषण है वो प्रभाव डालता है। कुपोषित गर्भवती जो महिला होती है उसमें आयरन की कमी हो जाती है। B12 जो बी समूह का विटामिन होता है उसकी भी कमी हो जाती है, इसलिए माँ कमजोर व क्षीण हो जाती है। माँ को बार बार संक्रमण का खतरा रहता है, संक्रमण के कारण से अनेक बीमारियां हो सकती हैं और इसी के परिणाम स्वरूप क्या रहता है कि गर्भस्थ जो शिशु होता है उसके लिए भी स्थिति क्या खतरनाक हो सकती है, उसे भी कोई अन्य गंभीर बीमारी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान शिशु माँ के रक्त द्वारा ही अपने लिए जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, परंतु जब एक माँ खुद ही जैसे कुपोषण होगा उसे, तो वो बच्चा उसके शरीर से, उसके कुपोषित शरीर से क्या पोषण ग्रहण कर पाएगा। तो इससे माँ भी कमज़ोर होगी और बच्चा भी कमज़ोर होगा, तो दोनों को ही नुकसान हो सकता है। तो इस कारण शिशु जो गर्भ में शिशु है उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे शिशु जन्म के समय से ही कम भार वाले शिशु कहलाते हैं, जो कि अधिक कम वजन के कारण मृत्यु तक भी जा सकते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है, या जन्म के बाद वो संक्रमित हो सकते हैं किसी रोग से, या फिर अगर वो थोड़े दिन जी लिए तो क्या बार बार संक्रमित होंगे, बार बार किसी भी चीज़ से बीमार हो सकते हैं वो, और स्वस्थ होने में उन्हें फिर बहुत टाइम लगेगा। ऐसे बच्चों की जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं वो कम विकसित होती हैं, बुद्धि कमज़ोर होती है, सामान्य से कम होती है, मंदबुद्धि इसकी समस्या इन बच्चों में काफ़ी पाई जाती है। आयोडीन संबंधी विसंगति हो सकती है बच्चों में अगर माँ कुपोषित है तो, जैसे कि क्रिएटिनता के कारण भी बच्चों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि कुपोषण जो होगा तो वो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित होता है। कई बार कुपोषण का बढ़ा हुआ स्तर माँ और बच्चे दोनों के लिए क्या इतना गंभीर हो जाता है कि स्थिति मृत्यु तक जा सकती है। तो एक कुपोषित माँ बच्चे के लिए
माँ एक जो कुपोषण होता है वो गर्भवती माँ व बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है। तो यहाँ पे हमारे 3 प्रश्न खत्म होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के बचे हुए प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।